स्वागत है आपका द रेडियंस सब यूट्यूब चैनल में। चलिए आज एक नया टर्म शुरू करते हैं क्रिटिसिज्म का, न्यू क्रिटिसिज्म, एक दूसरे बुक से, द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. एब्राम्स। नाम सुना होगा बुक का आपने। काफ़ी अच्छी किताब है लिटरेरी टर्म्स की। जे कड़न वाली भी काफ़ी अच्छी है। दोनों किताबों में अच्छी बात यह है कि दोनों आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगी। किताब अगर हार्ड कॉपी ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप डाउनलोड करके जो है पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताबें हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी पढ़ाई करें तो ऑथेंटिक किताबों से पढ़ें। कोई भी गाइड मिल जाए उसी से पढ़ाई करना शुरू कर देना ये गलत बात है। उसमें होगा ये कि हो सकता है आप एग्ज़ाम पास ज़रूर कर जाएँ, लेकिन अच्छे एग्ज़ाम्स जो हैं, नेट हो गया या पीजीटी टीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम्स हो गए, अगर ऑथेंटिक किताबों से तैयारी करते हैं तो आपके सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और कभी किसी मुद्दे पर बात करनी हो तो उसके लिए भी आपको सही रहता है कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म, दिस टर्म सेट करेंट बाय द publication of John Crow Ransom's The New Criticism in 1941। तो अमेरिका के एक क्रिटिक हुए हैं जॉन क्रो रैनसम। 1941 में एक बुक पब्लिश की उन्होंने, द न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म है वो इसी बुक से निकल करके पॉपुलर हुआ। came to be applied to a theory and practice that was prominent in American literary criticism until late in the 1960s। 1960s तक, 1941 से 60s तक की बात हो रही है। लेट 1960s का मतलब 65 के बाद भी उस समय की जो थियोरी और प्रैक्टिस प्रोमिनेंट थी अमेरिका में, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, उसे नाम दिया गया न्यू क्रिटिसिज्म का। द मूवमेंट डिराइव्ड इन कंसिडरेबल पार्ट फ्रॉम एलिमेंट्स इन आई ए रिचर्ड्स प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो कहाँ से ये इसकी चीज़ें डिराइव की गई? दो किताबें आई ए रिचर्ड्स की थीं। एक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में पब्लिश हुई, दूसरी किताब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में पब्लिश हुई। आई रिचर्ड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे इंग्लैंड में, और इन्होंने जो है अपने स्टूडेंट्स से ये जो है इनको अपने स्टूडेंट्स को ये कुछ पोएट्री ला करके, कुछ पोएम्स ला करके दे दिया करते थे और उसको एनालाइज करने को बोलते थे, और सबके कमेंट्स जो है इन्वोक करते थे, एंड दे हैड टू राइट देयर व्यू रिगार्डिंग द पोएम। मेंशन नहीं करते थे कि किस पर्टिकुलर पोएट की वो पोएम है। स्टूडेंट्स अपने से एनालाइज करें एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में पोएम्स को। तो ये कराते थे। उसी का कलेक्शन आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा रिचर्ड्स की इन दो बुक्स के अलावा टी.एस. एलियट के जो क्रिटिकल एसेस थे, ठीक है, चाहे मेटाफिजिकल पोएट्स की बात कर लीजिए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की बात कर लीजिए, और जो कुछ लिटरेरी एसेज लिखे हुए हैं एलियट के, इन सारी जो है वर्क का जो है कह लीजिए कंट्रीब्यूशन रहा न्यू क्रिटिसिज्म के फॉर्मेशन में। कहाँ पर? अमेरिका में। और अमेरिका में स्पेशली अगर हम बात करें तो सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। इट अपोज द प्रीवेलिंग इंटरेस्ट ऑफ स्कॉलर्स। पहले के जो स्कॉलर्स थे, जो क्रिटिक्स थे, जो टीचर्स थे उस एरा के, उनका मेन फोकस होता था ऑथर, सोशल कॉन्टेक्स्ट लिटरेचर का, और लिटरेरी हिस्ट्री। ठीक है, इस चीज़ का अपोज किया किसने? एलियट ने और आई ए रिचर्ड्स ने, और फर्दर न्यू क्रिटिसिज्म ने उसको आधार बना करके। क्या इनका क्या मानना था? लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ नॉट विद द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और इफेक्ट्स और हिस्टोरिकल पोजीशन ऑफ अ वर्क। इनका मानना था कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो काम है, या जो कह लीजिए कि जो संबंध है, वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या उसके इफेक्ट से नहीं होना चाहिए, हिस्टोरिकल पोजीशन ऑफ अ वर्क से नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? बट विद द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द वर्क इटसेल्फ। इनका मानना था कि जो वर्क है वो खुद एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसका अपना खुद का अस्तित्व है, तो उसे ही क्यों ना एनालाइज किया जाए, उसे हम जोड़ करके पोइट की लाइफ से या पोइट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से जोड़ करके क्यों देखें, उसको इंडिपेंडेंट एंटिटी मान करके केवल उसको क्यों ना एनालाइज करें। नोटेबल क्रिटिक्स इन दिस मेट वर दी सदर्नर्स क्लिंथ ब्रूक्स एंड रॉबर्ट पेन वैरन, है ना। तो इसमें जो नोटेबल क्रिटिक्स हैं, देखिए लिखा है सदर्नर, यानी यूएसए में साउथ पार्ट जो था, सदर्नर क्रिटिक्स जो थे उसमें क्लिंथ ब्रुक्स का नाम और रॉबर्ट पेन वैरन। इनकी टेक्स्ट बुक्स जो थी, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री जो कि 1938 में पब्लिश हुई, दूसरी बुक है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन जो कि 1943 में पब्लिश हुई, did much to make the new criticism the predominant method of teaching literature in American colleges and even in high schools for the next 2 or 3 decades.
देखिए कितना एक कह लीजिए कि एक बड़ा प्रभाव था क्लिंट ब्रुक्स और रॉबर्ट पेन के टेक्स्ट बुक्स का अंडरस्टैंडिंग पोएट्री और अंडरस्टैंडिंग फिक्शन का उस समय के कॉलेजेस में, यहाँ तक कि हाई स्कूल में भी 20 से 30 सालों तक उन्हीं के तरीकों को जो है अप्लाई किया गया, उसी के हिसाब से पोएट्री फिक्शन वगैरह को एनालाइज किया गया। यानी न्यू क्रिटिसिज्म ट्रेंड में रहा उस समय 20-30 सालों तक। Other prominent writers of that time, in addition to Ransom, Brooks, and Warren, who are often identified as new critics, are Alan Tate, R.P. Blackmore, and William K. Wimstad. तो रैंसम और ब्रुक्स वारन के अलावा जो और नाम याद रखने लायक हैं न्यू क्रिटिक्स के, एलन टेट हैं, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, आगे आप जानेंगे कि क्यों है। R.P. Blackmore, William K. Wimsatt. A very influential English critic, F.R. Lewis, in turning his attention from background, sources, and biography to the detailed analysis of literary texts themselves, shared some of the concepts of the new critics and their analytic focus on what he called the words on the page. तो न्यू क्रिटिक्स जिस तरह से सोचते थे, F.R. लेविस की सोच भी वैसी थी, थोड़ी अलग थी, लेकिन कुछ मामले में खास करके लिटरेरी बैकग्राउंड ना देखा जाए, सोशल कॉन्टेक्स्ट ना देखा जाए, वर्क को इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में देखा जाए, ये मानना F.R. लेविस का भी था। F.R. लेविस कौन थे? इंग्लिश क्रिटिक थे, यानी हम अमेरिका से इंग्लैंड में चले आए, अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं, उनके जैसा व्यू कहीं ना कहीं F.R. लेविस का भी था, लेकिन लेविस थोड़ा अलग सोचते थे। हाँ, क्यों? कंसर्न उनका वैसा क्यों था? क्योंकि उनका फोकस क्या होता था? लिटरेरी टेक्स्ट देमसेल्व्स। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिटरेरी टेक्स्ट देमसेल्व्स, यानी उनके लिए भी था कि फोकस में लिटरेरी टेक्स्ट होना चाहिए और द वर्ड्स ऑन द पेज पर जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको एनालाइज किया जाना चाहिए, ऐसा मानना F.R. लेविस का भी था। लेकिन he differed from his American counterparts, however, in his emphasis on the great literary works as a concrete and life-affirming enactment of moral and cultural values. लेकिन लेविस के साथ लोचा क्या था? उनका ये मानना था कि ग्रेट लिटरेरी वर्क्स को एक कॉन्क्रीट और लाइफ अफर्मिंग इनैक्टमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए मॉरल और कल्चरल वैल्यूज़ के लिए, यानी उनके लिए सेंटर में मॉरल और कल्चरल वैल्यूज़ थे, और यही कारण था ही स्ट्रेस्ड ऑल्सो द इसेंशियल रोल इन एजुकेशन ऑफ व्हाट ही कॉल द ग्रेट ट्रेडिशन। इसलिए उनका ये मानना था कि एजुकेशन के फील्ड में ग्रेट ट्रेडिशन को अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन एडवांसिंग द वैल्यूज़ ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एंटागोनिस्टिक फोर्सेस इन मॉडर्न लाइफ में जो एंटागोनिस्टिक फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, जो शायद बच्चों को बिगाड़ देते हैं, स्टूडेंट्स को बिगाड़ देते हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए, उनको उनके कल्चर और वैल्यूज़ को सिखाने के लिए मानना था F.R. लेविस का कि ग्रेट ट्रेडिशन से उनको रूबरू कराया जाए, ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में उनको बताया जाए। ग्रेट ट्रेडिशन में उन्होंने एक्चुअली 8 राइटर्स को रखा हुआ है, तो मतलब ये मानना था कि इन राइटर्स को प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, ऐसा मानना था F.R. लेविस का। तो ये जो सोच थी उनकी इस तरह से न्यू क्रिटिक्स से अलग थी। उसमें कौन कौन लोग थे, आगे भी कुछ लोगों का आप नाम देखेंगे इसमें, जैसे एक देखिए लिखा हुआ है द ग्रेट ट्रेडिशन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरैड, है ना। तो जॉर्ज एलियट की बात करें, जॉर्ज एलियट तो कह लीजिए कि अगर इंग्लिश लिटरेचर में कोई सबसे ज़्यादा मॉरलिटी पर फोकस करता है तो जॉर्ज एलियट का नाम अगर सबसे ऊपर आए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जॉर्ज एलियट की मिडिल मार्च के बारे में हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि अगर मिडिल मार्च को पूरा पढ़ लिया, मोटा टेक्स्ट है, नॉवेल है, एमए में प्रिस्क्राइब था हमारे BHU में, तो मिडिल मार्च के बारे में प्रोफेसर पटनायक का कहना था कि मिडिल मार्च अगर पढ़ लोगे, मन से एक बार पढ़ लिए, तो पढ़ने के पहले तुम कौन से इंसान हो और पढ़ने के बाद तुम कौन इंसान हो जाओगे, बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है मिडिल मार्च का, अ नॉवेल रिटन बाय जॉर्ज एलियट। तो ग्रेट ट्रेडिशन को फोकस किया F.R. लेविस ने, उसमें नाम जो 3 को ऊपर रखा है उसमें स्पेशली उन्होंने एलियट को, हेनरी जेम्स को, जोसेफ कॉनरैड को। उसके अलावा जो और भी नाम है, कुछ जो है अमेरिकन काउंटर पार्ट्स भी हैं उसमें, आप हार्मन मेलविल को देख सकते हैं, एडगर एलन पो का नाम है उसमें, और एक और नाम है एक नॉवेलिस्ट का जिन्होंने द स्कारलेट लेटर लिखा हुआ है, क्या नाम है उनका, हॉथॉर्न। तो उसके अलावा और जो वर्क यहाँ पर कह रहे हैं अब्राहम की,
आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री 1936 में पब्लिश हुई थी, और द ग्रेट ट्रेडिशन उसमें जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड 1948 में पब्लिश हुआ था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एफ आर लेविस की सोच कहीं ना कहीं थोड़ी मिलती जुलती है न्यू क्रिटिक्स से, लेकिन थोड़े अलग थे वो। द न्यू क्रिटिक्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, बट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड प्रोसीजर्स आर कॉमन टू मैनी ऑफ दम। देखिए, जैसे कि जब आप रोमांटिसिज्म पढ़ते हैं, रोमांटिसिज्म में जो 6 बड़े नाम आप पढ़ते हैं उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, विलियम ब्लेक, जो 3 लेटर फेज के हैं उसमें लॉर्ड बायरन हैं, पी बी शेले हैं, जॉन कीट्स हैं। तो ये 6 रोमांटिक पोइट्स काफ़ी फेमस हैं, लेकिन आपको मालूम होगा शायद कि रोमांटिसिज्म को लेकर के इनका व्यू एकदम सेम नहीं था। दे हैड देयर ओन वर्जन ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, सारे के सारे रोमांटिक पोइट्स कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन इनके रोमांटिसिज्म का वर्जन अलग अलग था, और यही कारण है कि ये पोइट्स अपने आप में ग्रेट हैं। यहाँ पर न्यू क्रिटिसिज्म में हम देख रहे हैं न्यू क्रिटिक्स हैं, सारे के सारे न्यू क्रिटिक्स कहलाते हैं, लेकिन सबकी सोच का तरीका बिल्कुल सिमिलर नहीं था। कई मामलों में वो लोग डिफ़र करते थे एक दूसरे से, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें थी जो कॉमन थी, जो इनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाती हैं, और वो चीज़ें ही इनको न्यू क्रिटिक्स बनाती हैं, और एक पर्टिकुलर टर्म के अंडर में ये सारे क्रिटिक्स आते हैं। वो चीज़ें क्या थी, उसमें कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है, अ पोम इट इज़ हेल्ड शुड बी ट्रीटेड एज सच इन एलियट्स वर्ड्स प्राइमरीली एज पोएट्री एंड नॉट अनदर थिंग। देखिए, एक पोएम जो है एलियट को अगर कोट किया जाए तो उनके हिसाब से उसको प्राइमरीली एक पोएट्री के रूप में देखा जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड शुड देयरफॉर बी रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट। और इसलिए एलियट का कहना है कि उसको हम इंडिपेंडेंट समझें और एक सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट समझें, मतलब उसको समझने के लिए किसी और चीज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत हमको न पड़े, ऐसा मानना था एलियट का। The first law of criticism, John Crow Ransom said, is that it shall be objective, shall cite the nature of the object. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन क्रो रैनसम को अगर कोट किया जाए तो उनका कहना था कि जो पहला क्रिटिसिज्म का लॉ होता है वो ये होता है, इज़ दैट इट शैल बी ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब है, इसको समझने के लिए आपको इसका बाइनरी अपोजिट समझना पड़ेगा, यानी ये सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी ये किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है बस वो जो है उसी को एनालाइज हम करें, दूसरों का क्या उस पर असर है ये एनालाइज न करें, ऐसा मानना है जॉन क्रो रैनसम का। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह लिखे ना, शैल साइड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, जैसा कि कह रहे हैं एलियट कि वर्बल ऑब्जेक्ट, जो पोइट्री है, जो पोएम है, वो एक वर्बल ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने है, तो वो जिस रूप में है हमको उसी को एनालाइज करना है। ठीक है, एंड शैल रिकॉग्नाइज द ऑटोनॉमी ऑफ द वर्क इट सेल्फ एज एग्जिस्टिंग फॉर इट्स ओन सेक। ठीक है, फॉर इट्स ओन सेक। द ऑटोनॉमी समझते हैं, स्वायत्तता, यानी अपने आप में वो पूरा है, कंप्लीट समझिए उसको ऑटोनॉमी उसकी समझिए। ऑटोनॉमी काफ़ी मतलब ऑटोनॉमी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था रैनसम ने। तो उसमें कह रहे हैं कि जो वर्क है, वर्क इटसेल्फ एज एग्जिस्टिंग फॉर इट्स ओन सेक, ये माना जाए कि वर्क अपने आप के लिए एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर मुझे बात आती है, याद आती है उनकी डी.एस. लॉरेंस की एक बात। जैसे आप जब ट्रेडिशन पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म वगैरह में तो देखते हैं कि आर्ट के बारे में क्या कहा जाता है। कोई कहता है कि आर्ट फॉर लाइफ सेक, आर्ट जो है कला जो है वो जीवन के लिए है। कोई कहता है आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट के लिए है। तो लॉरेंस जैसा बंदा कहता था कि मैं किसके लिए लिखता हूँ, आई राइट फॉर माई ओन सेक, मैं खुद के लिए लिखता हूँ। या ब्लड सेक कह लीजिए, ब्लड उनके जो मेन फोकस में था वो ब्लड था। ब्लड का मतलब खून खराबा की बात नहीं, ब्लड का मतलब पैशन, डी.एस. लॉरेंस के वर्ड्स में। यहाँ पर कह रहे हैं रैनसम कि जो वर्क है, वर्क इटसेल्फ एज एग्जिस्टिंग फॉर इट्स ओन सेक, ये मानना होगा कि जो वर्क है वो उसके खुद के लिए है।
See objective criticism. New critics warn the reader against critical practices which divert intention from the poem itself. तो न्यू क्रिटिक्स इस बात के लिए रीडर को वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि ये गलत तरीका है. रीडर अगेंस्ट द क्रिटिकल प्रैक्टिसेस विच डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द पोएम इटसेल्फ. ऐसा भी क्या क्रिटिसिज्म कि पोएम क्या है वहाँ से हमारा ध्यान हट जाए, ऐसा मानना था उनका. और इसको उन्होंने कहा है, इसको नाम दिया, उसी में दो फैलेसी आप पढ़ सकते हैं, इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी. ये दो फैलेसी हैं, ये जो दो कमियां हैं वो अप्लाई हो जाती हैं यहाँ पर, और मेन फोकस रीडर का हट जाता है. इस बात के लिए वो वार्न करते हैं. इन एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग अ पर्टिकुलर वर्क दे एश्यू रेफरेंस टू द बायोग्राफी एंड टेम्परामेंट ऑफ द ऑथर. कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर वर्क को एनालाइज और इवेल्यूट करने के लिए बायोग्राफी और टेम्परामेंट ऑफ द ऑथर, टू द सोशल कंडीशन at the time of its production, or to its psychological and moral effects of the reader. They also tend to minimize recourse to the place of the work in the history of literary forms and subject matter. वही चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, ऐसा इनका मानना था. इन चीज़ों को दिमाग में न रखा जाए किसी पर्टिकुलर वर्क को एनालाइज करते समय. Because of this critical focus on the literary work in isolation important word है यहाँ पर, literary work in isolation from its attendant circumstances and effects, the new criticism is often classified as a type of critical formalism. जैसे इनका मेन फोकस जो है वर्क इन आइसोलेशन पर है, इसलिए कह रहा है कि इसलिए न्यू क्रिटिसिज्म को एक तरह से क्लासीफाई किया जाता है क्रिटिकल फॉर्मलिज्म के रूप में भी. फिर है दूसरा पॉइंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म आर बेसिकली वर्बल. वर्बल का मतलब वर्ड रिलेटेड. वर्बल का मतलब वर्ब नहीं होता, वर्बल का मतलब समथिंग रिलेटेड विद वर्ड्स, शब्दों से जुड़ा हुआ. दैट इज, लिटरेचर इज कंसीव्ड टू बी ए स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज हुज एट्रीब्यूट्स एंड डिफाइंड by systematic opposition to the language of science and of practical and logical discourse, and the explicative procedure is to analyze the meanings and interactions of words, figure of speech and symbols. देखिए अब चीज़ें निकल करके आ रही हैं. इनका ये मानना था कि जो लिटरेचर है उसकी जो लैंग्वेज है वो स्पेशल होती है. आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं IRHLT का, तो बाकायदे उसमें उन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात कही है कि कैसे जो है लिटरेचर की लैंग्वेज अलग होती है. तो यहाँ मानना है न्यू क्रिटिक्स का कि जो लिटरेचर की लैंग्वेज होती है वो स्पेशल होती है, कंसीव्ड टू बी अ स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज हुज एट्रीब्यूट आर डिफाइंड बाय सिस्टमैटिक अपोजिशन टू द लैंग्वेज. यानी जो साइंस की लैंग्वेज होती है, साइंस जो कहता है उसका अर्थ वही होता है, लिटरेचर की लैंग्वेज वैसी नहीं होती है. प्रैक्टिकल लॉजिकल डिस्कोर्स की जो लैंग्वेज होती है वो लिटरेचर की लैंग्वेज नहीं होती है. इसलिए कह रहा है, एंड द एक्सप्लिकेटिव प्रोसीजर इज टू एनालाइज द मीनिंग्स, केवल मीनिंग नहीं बोल रहा है, मीनिंग्स एंड इंटरैक्शंस ऑफ वर्ड्स. तो इसलिए जो मेन प्रोसीजर होना चाहिए एनालिसिस का वो ये होना चाहिए कि मीनिंग्स को फाइंड आउट करें, इंटरेक्शन ऑफ वर्ड्स को फाइंड आउट करें, फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करें, सिम्बल्स को समझें. द एम्फेसिस इज ऑन द ऑर्गेनिक यूनिटी इन अ सक्सेसफुल लिटरेरी वर्क. ऑर्गेनिक यूनिटी मतलब जब आप कई एंगल से, कई पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, उसको मिला करके एक जो कहा जाए ऑर्गेनिक यूनिटी पर उनका फोकस था. इन अ सक्सेसफुल लिटरेरी वर्क ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड वर्बल मीनिंग्स. ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर निकल करके आ रहा है, क्या जो मीनिंग्स जनरेट हो रही हैं. एंड वी आर वांट अगेंस्ट सेपरेटिंग द टू बाय व्हाट क्लिंथ ब्रुक्स हैज़ कॉल्ड द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज. तो क्लिंथ ब्रुक्स इस बात के लिए जो है वार्न करते हैं कि हमको इन दोनों का मतलब जो मीनिंग्स जनरेट हो रही हैं और जो वर्क है उसको हमको अलग नहीं करना होगा. ऐसा ना हो जाए कि लिखा कुछ है समझ कुछ और रहे हैं एक अलग कॉन्टेक्स्ट में जा कर के. तो इस चीज़ के लिए उन्होंने टर्म दिया द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज. ये नहीं होना चाहिए, मतलब वो पैराफ्रेज वाला खतरा निकल करके न आए. मतलब ये हुआ, पैराफ्रेज वाला खतरा निकलने का मतलब ये हुआ कि जो जैसा लिखा हुआ है उसी को वैसा समझा देना. देखिए क्या लिटरेचर में यही तो होता है, जो जैसा लिख दिया वैसा ही समझा देना. एग्जैक्टली मतलब जैसा दिख रहा है वो वैसा हो, कोई ज़रूरी नहीं है ना. लिटरेचर में, लिटरेचर साइंस नहीं है ना. साइंस में जो लिखा होता है उसका मतलब वही होता है, क्योंकि एक चीज़ जो एक सेंटेंस लिखा है उसकी कई मीनिंग निकलने लगेगी तो भाई वो लैंग्वेज साइंटिफिक नहीं रह जाएगी, वो आर्ट की लैंग्वेज हो जाएगी. इसको समझने की ज़रूरत है. तीसरा है द डिस्टिंक्टिव प्रोसीजर ऑफ अ न्यू क्रिटिक इज एक्सप्लिकेशन. न्यू क्रिटिक का जो प्रोसीजर है, जो अलग प्रोसीजर है, उसको नाम दिया गया एक्सप्लिकेशन और क्लोज रीडिंग.
एक्सप्लिकेशन होना चाहिए, क्लोज रीडिंग होनी चाहिए, द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशंस एंड एम्बिग्विटीज यानी मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द वर्बल एंड फिगरेटिव कंपोनेंट्स विद इन अ वर्क। क्या था ये, क्या है क्लोज रीडिंग? यानी आप कह सकते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, क्लोज रीडिंग। जो मेन फोकस, जो मेन प्रोसीजर इनका है न्यूक्लिक का, वो है एक्सप्लिकेशन या क्लोज रीडिंग। क्यों? कि जो इंटर रिलेशन है वर्ड्स के, जो एम्बिग्विटीज़ हैं, उसकी डिटेल एनालिसिस की जाए। एम्बिग्विटीज़ का मतलब क्या होता है? एक चीज़ की कई तरह की मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है। ऑफ द वर्बल एंड फिगरेटिव कंपोनेंट्स विद इन अ वर्क, किसी वर्क में जो वर्बल कंपोनेंट है यानी जो वर्ड से रिलेटेड हैं या जिस तरह से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है उसको समझना, क्लोजली उसको एनालाइज करना कर रहा है, ये मेन फोकस है उनका। लिखा है एक्सप्लिकेशन दी टेक्स्ट है, क्या मतलब है? स्ट्रेसिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्ड और अ पैसेज। किसी वर्ड या पैसेज को समझने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, ये है एक्सप्लिकेशन डी टेक्स्ट है। हैज़ लॉन्ग बीन अ फॉर्मल प्रोसीजर फॉर टीचिंग लिटरेचर इन फ्रेंच स्कूल्स, इसलिए ये फ्रेंच का ही टर्म है ना, एक्सप्लिकेशन डी टेक्स्ट है। डी ई दे दिया तो समझ लीजिए फ्रेंच ही है। फ्रेंच स्कूल में कह रहा है कि लिटरेचर पढ़ाते समय ये चीज़ काफ़ी समय तक चलती रही वहाँ पर। बट द काइंड ऑफ एक्सप्लिकेटिव एनालाइज, देखिए एनालिसिस का प्लूरल दिया हुआ है यहाँ पर, एनालिसिस, ठीक है। एक्सप्लिकेटिव एनालिसिस ऑफ वर्बल इंटरेक्शंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म फ्रॉम सच बुक्स एज आई रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड विलियम एम्सन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। तो लेकिन कह रहा है कि जो नया तरीका जो निकल कर के आया, जो एक्सप्लिकेटिव एनालिसिस के जो तरीके निकल कर के आए न्यू क्रिटिसिज्म में, ये फ्रेंच का कंट्रीब्यूशन नहीं है या फ्रेंच पीपल से इंस्पायर्ड होकर के न्यू क्रिटिसिज्म नहीं किया, बल्कि यहाँ जो दो लोगों का ज़्यादा योगदान है वो आई रिचर्ड का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 और उन्हीं के शिष्य थे विलियम एम्सन जिन्होंने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी लिखा था 1930 में। लेकिन बात वही है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी जैसा वर्क जब लिखा गया तो एलियट को फिर से बोलना पड़ा। ये जो विलियम एम्सन है ये स्टूडेंट थे आई रिचर्ड के। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी का मतलब देख रहे हैं कि 7 तरह की एम्बिग्विटी, यानी एक वर्क को ही आप इतना एनालाइज कर लीजिए कि एनालाइज कर ले रहे हैं, तो ऐसी चीज़ न हो इसके लिए भी एलियट ने बोला था, टी.एस. एलियट ने, उन्होंने लेमन स्क्वीज़र क्रिटिसिज्म दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि नींबू को इतना मत निचोड़ो कि कसैला हो जाए। भाई नींबू का स्वाद जो है वो खट्टा होना चाहिए, आप उसको इतना निचोड़ देंगे कि वो कसैला लगने लगेगा तो गड़बड़ है। इतनी एम्बिग्विटीज़ मत निकाल लीजिए, इतना मत निचोड़ दीजिए कि वो उसका मर्म ही खत्म हो जाए, इसेंस ही खत्म हो जाए आर्ट का। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत का मतलब है एक्सेस इज नॉट अलाउड एनीवेयर। किसी भी चीज़ का एक्सेस जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। तो आज हम इन 3 पॉइंट तक ही रुकेंगे। इसके बाद और जो कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, कोई नहीं, उसके आगे भी और चीज़ें हैं, उसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।